साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक कॉमन क्वेरी आप सबकी ये आती है कि यदि हम डिवोर्स को मूव कर रहे हैं हेरेडिटरी के बेसिस पे, तो उस स्थिति में हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें क्या सावधानी रखनी होगी और किन किन एविडेंस पर हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है जी। देखो, पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है और हर पति की ये इच्छा है कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई ना करे। ठीक है जी। और संबंध वो पति के साथ रखे अगर रखने हैं तो, और अगर वो किसी अन्य के साथ संबंध बनाती है या ऐसी एविडेंस पति को मिलती है या पति कई बार रंगे हाथों पत्नी को पकड़ लेता है अपना गलत सलत काम करते हुए, तो ऐसी सिनेरियो में पति वो एग्रीड हो जाता है और किसी भी स्थिति में पत्नी को साथ रखने को राजी नहीं होता है। पत्नी वहाँ संभावना इस बात की माफ़ी मांग सकती है, कई बार ये भी कह सकती है कि तुम ना मर दो और मुझे जो शारीरिक सुख दिया है वो इस बंदे ने दिया है, पॉसिबिलिटी है इस बात की। या कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी डिनाई करती है इस बात को कि भाई मेरा कोई गलत काम नहीं करा है, तुम मेरे चरित्र पर छोटा इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो गुस्सा करती है, झगड़ा करती है, फिर कॉल करती है पेरेंट्स को और अपने पीयर वो निकल जाती है। क्लियर है। हर स्थिति परिस्थिति में दुख तो आपको ही भोगना पड़ता है, क्योंकि एक तो अपने शादी करी, इतना खर्चा कर दिया और फिर जिस पत्नी को लेकर आए विश्वास से, उसने अपने साथ धोखेबाजी कर दी। तो अल्टीमेटली क्या करें क्या ना करें, किस तरह से रिलीफ लें, तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होते हैं। क्योंकि ऐसे केसों में जहाँ पर डिस्प्यूट भी है और पत्नी गलती भी कर रही है, एडल्टरी भी कर रही है, उसके बावजूद भी वो आप पे केस करेगी खर्चे का, और लमसम जो खर्चा है उसका वकील भी आपसे मांग सकता है उसके बिहाफ पे। और वो लड़की ये भी कह सकती है कि ये लड़का गलत है, या इस लड़के ने मेरे पे झूठे आरोप लगाए, मुझे बदनाम किया है और मुझे डिफेम करते हुए मुझसे छुटकारा पाने का प्रयास किया है, और ये कहीं और लगा हुआ है, कहीं और शादी करना चाहता है। ये तमाम बातें कोर्ट में आ सकती है। घर की बातें अब कोर्ट में आ जाती है। क्या करें साथियों, हम सब जानते हैं कि एडल्टरी को परिभाषित नहीं किया गया है कानून में, पर एडल्टरी ग्राउंड है डिवोर्स का। ठीक है जी। एडल्टरी क्या है बेसिकली कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी कपल के द्वारा, ए और बी कपल है, तो उसमें ए के द्वारा इंटरकोर्स या बी के द्वारा इंटरकोर्स किसी अन्य के द्वारा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ए मेल है और बी फीमेल है, इन्होंने शादी कर ली, तो ये क्या बन गया अब एक मैरिड कपल। क्लियर हो गया आपको। अब ए किसी अन्य महिला जो कि सी है उसके साथ संबंध रखता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ मैरिज या ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस ऑफ द मैरिज, तो ये क्या हो जाएगा, केस ऑफ एडल्टरी। क्लियर हो गया आपको। इस तरह से अगर बी किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है जिससे वो मैरिड नहीं है और मैरिज कंटिन्यू है उसकी ए से, तो ये क्या बन जाएगा, केस ऑफ एडल्टरी बाय बी। क्लियर है। जब भी हम एडल्टरी के लिए जा रहे हैं तो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि एविडेंस को प्रूव कैसे करें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं होती है, केवल मौखिक साक्ष्य होती है, बहुत मुश्किल होता है प्रूव करना। और कई बार ये होता है कि एविडेंस ही नहीं है और हम केस फाइल कर देते हैं, तो फिर क्या करें। तो बेसिकली जब भी आप एडल्टरी के बेसिस पे जा रहे हो तो जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात को दिमाग में सेटल कर लो। जल्दबाजी करोगे तो केस आप चॉकआउट नहीं कर पाओगे, कम से कम 1-2 महीने लो आराम से केस को चॉक करने में। अगर आप नहीं लोगे तो आपके लिए दिक्कत है। पर चॉक से मतलब ये नहीं कि आपने गए और इन्वेस्टिगेशन कर लिया। चॉक मीन्स उसको प्रॉपर ब्रीफ करने में। अब कैसे करेंगे ब्रीफ केस को। सबसे पहले देखो आपको अपना बैकग्राउंड, जिसमें आप अपने बारे में लिखो, भाई आपकी एजुकेशन क्या है, ये लड़की आपको कहाँ से मिली, फिर ये संबंध कैसे से हुआ आपका, फिर आपको पहली बार कब मालूम पड़ा कि ये लड़की एडल्टरी में। क्लियर है। उसके बाद लिखो इस लड़की के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है जी। नंबर 3 जो एडल्टर है जिस पर आपका आरोप है कि ये बंदा इसके साथ एडल्टरी में है, उसके बारे में आप लिखिए। चौथी बात एविडेंसेस क्या है उसके बारे में लिखिए, भाई मालूम कैसे पड़ा आपको। इसमें 2 कैटेगरी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी भाई आप बाहर हो, पड़ोसी देख रहा है कि वो एडल्टर आ रहा है और कि वाइफ के साथ रह रहा है, या कई बार जैसे रहते हैं पति पत्नी वैसे रह रहा है और आपके आने से पहले वो निकल गया, तो ये भी एविडेंस वहाँ पर रिलेवेंट है। बट बहुत मुश्किल होता है ऐसे एविडेंस को स्टैंड बाय करना, क्योंकि अमूमन जो एविडेंस कोर्ट में आती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप डायरेक्टली पेश कर देते हो या उस पर निर्भर नहीं करते हो, बगैर उसका इंटरप्रिटेशन किए आप आगे बढ़ जाते हो। तो जब क्लॉज नंबर 4 है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको कैटेगरी लिखनी है कि सबसे पहली बात इस केस में एविडेंसेस क्या क्या है। तो अगर ऑक्युलर है तो ऑक्युलर लिखो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक लिखो आप। अगर ऑक्युलर एविडेंस है तो उसमें क्या क्या स्थिति है, मेल से मालूम पड़ा आपको या फीमेल से मालूम पड़ा, आपके पड़ोस की या कहीं और की, और इन लोगों ने घटनाक्रम कब देखा और इन्होंने आपको कब बताया, और उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया, और उसके बाद आपने इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या बातचीत करी, और आपके बीच फर्दर विवाद क्या क्रिएट हुए। ये एक सीरीज़ लिखनी पड़ेगी आपको, एक चेन इवेंट है। अगर ये चेन इवेंट नहीं लिखोगे, इनको तोड़ोगे, तो आप एडल्टरी केस में सक्सीड नहीं हो पाओगे। वो स्थिति इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके हाथ जो लगी वो कैसे लगी, किसने आपको दी, और वो एविडेंस पुख्ता है या नहीं है, इस पर क्या आपने साइबर एक्सपर्ट की राय ली। पहला था सेक्शन 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब हो गया सेक्शन 63 बी
SA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो धारा 63 की लाइट में आपको जो है एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट की राय नहीं लोगे तो कोर्ट इन एविडेंस को जो है संदिग्ध कर सकता है और उनका वकील भी जो है जज कर सकता है इस पॉइंट पे। जब एविडेंस को आप स्क्रूटनी करवा रहे हो साइबर एक्सपर्ट से, तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी कि जो ओरिजिनल सोर्स है वही देना है उसको, जो आपको मिला है उस एडिटर के बारे में। अगर ऐसा नहीं है तो आप गड़बड़ कर रहे हो और ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट्स हैं उसको मान्य नहीं माना जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने साइबर एक्सपर्ट को व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के मार्फत जो है एविडेंस को फॉरवर्ड करते हैं रॉन्ग। इससे हैश वैल्यू, टाइमलाइन डिस्टर्बेंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये ना हो। इसलिए आप कंसर्न साइबर एक्सपर्ट के पास जाएं, उसका अपॉइंटमेंट लें, जो उसको फीस पे कर रहे हैं आप ओपिनियन के लिए वो आप ऑनलाइन पे करें। इसके अलावा उसकी पूरी की पूरी ओपिनियन जो है उस पर लें, जिसको कहते हैं रिव्यू ऑफ द एविडेंस। उसके बाद उससे एनालिसिस कराएं, जो एनालिसिस के नोट्स हैं वो भी लें। उसके अलावा जो कंसर्न रिपोर्ट है उसमें हैश वैल्यू पर ध्यान दें, टाइमलाइन पे ध्यान दें, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर ध्यान दें। इसके अलावा जो वीडियो का एक रनिंग इंटरप्रिटेशंस हैं उसको भी जो है जरूर लें। कई बार ऐसा होता है कि केवल किसिंग सीन है तो वो लिखवा लें एक्सपर्ट से उसने क्या ऑब्जर्व किया। कई बार ऐसा होता है कि सीन है इंटरकोर्स के तो उसको भी लिखा लें कि किस किस तरह से इसमें कार्यकलाप हो रहे हैं, ताकि ये एविडेंसेस जो है हम इजीली स्टैंड बाय कर सकें और इजीली जो है कोर्ट में हम पेश कर सकें। क्लियर है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर साइबर एक्सपर्ट आपको अपने पास से मीन्स उसके पास से कोई CD या पेन ड्राइव दे रहा है अपने द्वारा तैयार की गई या प्रोसेस की गई ओपिनियन की या वीडियोस की, तो उसको पेन ड्राइव में जो है ज़रूर लें। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पर CD जो है वो टूट जाती है तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होता है, तो आप पेन ड्राइव जरूर लें। और इसके अलावा कोर्ट को भी इन्फॉर्म करके रखें कि इस आर्टिकल को सेफ कस्टडी में रखा दें। कई बार जज भी करता है कि वो आर्टिकल जो है वो छोड़ देता है फाइल पे। फाइल पर क्या होता है कि कई बार प्रेशर बढ़ गया, उस पर और कोई फाइल रख दी या फाइल ढंग से रखाई में नहीं आई, नीचे गिर गई, तो उस CD के ब्रेकेज होने की या जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसके ब्रेकेज की पॉसिबिलिटी वहाँ पर रहती है। तो कम से कम 3-4 डिवाइस में डाटा जो है आप रखवा के चले ताकि दिक्कत हमको भविष्य में ना हो। उसके बाद जो भी साइबर एक्सपर्ट है उसके पास जाने से पहले आप एक बात जो है अश्योर कर लें कि जो भी आपको डिवाइस मिला है, डिवाइस मीन्स CD या पेन ड्राइव जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी हुई है कि आपकी वाइफ ने जो है एडिटरी करी है, तो उस आर्टिकल को आप खुद भी जो है एनालिसिस कर लें एक बार कि उसमें जो सीन जो है वो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा कंप्लीट नेकेड सीन है या सेमी नेकेड है या नेकेड नहीं है या सिर्फ किसी सीन है, उस चीज़ को विशेष जो है ध्यान में रखें। और वो सीन जो है कितने हैं और वो सीन जो है वो कहाँ पर हुए हैं। मीन्स कई बार पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि लड़की ने अपने घर पर ही जो है अपने जो कंसर्न बॉयफ्रेंड को या एडिटर को बुलवा लिया और उससे जो है वो वहाँ पर इंटरकोर्स कर रही है। अगर कोई ऑडियो क्लिप भी उसमें है, जैसे मान लीजिए वो कोई बातें ऐसी कर रहे हैं जो एडिटर्स टॉक हैं या अलगा टॉक हैं, तो उस पर भी जो है आप ट्रांसक्रिप्शन जो है पूरा करा लीजिए। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराएंगे तो कई बार जज जो है इसको रीड नहीं करता है। कॉमनली क्वेश्चंस क्या आते हैं जब साइबर एक्सपर्ट इस तरह के एविडेंसेस को कोर्ट में पेश करते हैं कि साइबर एक्सपर्ट जो है एग्जामिन नहीं हुआ, तो आप इस बात को भी साइबर एक्सपर्ट से अश्योर कर लें कि सर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा जब भी बयान होंगे। अगर वो नहीं आता है, मना करता है, तो उससे एग्जामिनेशन ना कराएं। दूसरी बात ये कि जो साइबर एक्सपर्ट एग्जामिन कर रहा है उसके पास योग्यता क्या है उसको भी जो है आप वर्कआउट कर लें। तीसरी बात, उसने कितने केसों में जो है अपनी ओपिनियन दी है उसको भी जो है मेंशन रिपोर्ट में कर लें। चौथी बात, जजमेंट उसके पास में होंगे उसको भी जो है आप देख लें। पांचवी बात ये कि जो भी आप भुगतान कर रहे हैं साइबर एक्सपर्ट को वो खातों में करें, नगद ना करें। छठी बात, उससे प्रॉपर बिल लें ताकि वो बिल जो है आप कोर्ट में पेश कर सकें। सातवीं बात, जो उसने एनालिसिस किया है, जो रिपोर्ट्स तैयार करी है, उसके प्रॉपर नोट्स भी उससे ले लें विद रिपोर्ट एंड विद फर्दर CD और पेन ड्राइव जिसमें वो डाटा जो है उसे रखा है। एंड इंपॉर्टेंट बात, जो भी सीन उसको देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था इनिशियली, उसका भी जो इंटरप्रिटेशन है वो लिख दे। अगर ऑडियो है तो ऑडियो का भी ट्रांसक्रिप्शन कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये दिक्कत देगा आपको आगे जाके, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये सब फॉर्मेलिटी आपने पूरी कर दी। अपनी वाइफ को जो है आपको एक लीगल नोटिस देना है, वो कंपलसरी है। दिस नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्लियर हो गया आपको। नोटिस देने के बाद उसको टाइम दें 15 डेज का। अगर वो साइड को एक्सप्लेन नहीं करती है तो इट इज़ अ गुड केस फॉर अस टू ड्रॉ द एडवर्स इन्फ्रेंस। तो वहाँ पर हम सेक्शन 119 और सेक्शन 121 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर लड़ाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। और एक बात का विशेष जो है आप ध्यान रखिएगा, कई लोग होते हैं कि भाई एविडेंस को इनिशियली पेश नहीं कर पाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि साहब हम पेश नहीं कर पाए, हमारे वकील ने जो है इसमें लापरवाही करी। तो घबराने का वहाँ भी नहीं है। आप सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट पर रिलाई करके उन एविडेंसेस को पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप नोटिस दे रहे हैं तो उसमें एक क्लॉज आप एंटर कर सकते हैं ऑर्डर 12 रूल 3A CPC का, कि भाई जो एविडेंस आपको हम थ्रो कर रहे हैं इस पर आपको क्या कहना है। इस पर आप या तो एडमिट कर लीजिए या आप डिनाई कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक रीज़न लिखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एडवर्स इन्फ्रेंस लिया जाएगा, तो उसकी
स्थिति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदारी जो है आपकी बनेगी। और वही नोटिस जो है आपको देना है ऑडिटर को। इसके अलावा जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनको भी आपको नोटिस की कॉपी देनी है, ये जरूरी है, ताकि उनके संज्ञान में जो है मैटर होना चाहिए। अगर ये लोग रिब्यूट नहीं कर रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं, तो इसका फायदा मिल जाएगा। और ऑन कॉन्ट्री इफ दे आर लॉजिंग द फॉल्स केसेस कि आपने जो है दहेज प्रताड़ना करी है या डोमेस्टिक वायलेंस किया है या खर्चे का मुकदमा किया है, तो उस चीज़ को पहले एंटिसिपेट कर दें कि इस बात की पूरी संभावना है कि आप ये फर्जी केसेस जो है दाखिल करेंगे। और इसके अलावा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसको भी इन्फॉर्म करके रखें। ये ज़रूरी इसलिए है कि दे आर अबाउट टू एक्सटॉर्ट यू। ये बहुत बातें काम की है जिसको विशेषता हमको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ अगर आवश्यकता हो नोटिस से पहले, अगर आपको लगता हो ठीक, फैमिली मीटिंग भी कर लें, बातचीत करें, एविडेंस को पुटअप करें और उन पर उनका ओपिनियन क्या है उसको जो है जानें। और जब भी आप जा रहे हैं इसी मीटिंग के लिए तो ओरिजिनल कंटेंट जो है कैरी नहीं करना है, आप उसका सेकेंडरी कंटेंट, इवन आप उसका जो बैकअप है वो लैपटॉप में या फ़ोन में जो है कैरी कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं भाई इसी तरह से एविडेंस मिली, क्या करना है। वो लोग जो भी कहेंगे सब कुछ सामने होगा हमारे, पर उस समय कोई एविडेंस उनकी ऐसी नहीं है या एलिगेशन ऐसा नहीं है कि आपने दहेज मांगा या दहेज के लिए परेशान किया और बाद में ऐसा आरोप लगते हैं, तो वहाँ पर हम उस रिकॉर्डिंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, रिकॉर्डिंग आप करोगे इवन दो बाय इलीगल मीन्स बट इट इज़ लीगल, क्योंकि अब प्रोविज़न आ गए हैं कानून में 349 BNSS वहाँ पढ़ सकते हो। उसमें साफ है कि अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वॉइस सैंपल के लिए आप कोर्ट में जो है दाखिल कर सकते हो एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीवेंसी। अगर वो लोग मना करते हैं, अपने वॉइस को डिनाई करते हैं, तो वहाँ पर ये रिलेवेंट फैक्टर बन जाएगा। एक एक पॉइंट पर जो है काम करना है हमारे को। उसके बाद जो है आपने नोटिस भी दे दिया, उसका रिप्लाई आया या नहीं आया, और अगर रिप्लाई आ गया है तो उसका रिजॉइंडर देवे, और ये रिजॉइंडर जो है फाइनल होता है। उसके बाद फर्दर प्लीडिंग्स परमिसेबल नहीं है, जिसके लिए आप ऑर्डर 8 रूल 9 CPC पर रिलाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कोर्ट में दाखिल करना है आपको मुकदमा, और उसके बाद जो कंसर्न अपोजिट पार्टी है उसका रिप्लाई आएगा। और अगर वो अन्य स्टेट की है तो शी माइट गो टू सुप्रीम कोर्ट, या अलग डिस्ट्रिक्ट की तो शी माइट गो टू हाई कोर्ट फॉर ट्रांसफर ऑल्सो। पर ये ध्यान रखिएगा जब भी वो जा रही है ट्रांसफर के लिए तो आपको एक अर्जी जो है दाखिल करनी है कोर्ट में। ये कहते हुए कि साहब ट्रांसफर तो हो जाएगा बट राइट्स तो मेरे एफर्ट होंगे, ये मुझे वहाँ बुलाएंगे, तंग करेंगे, तो बेटर इज दैट कि इसका अर्लियर डिस्पोजल किया जाए, इसके भी मुझे राइट्स जो है दिए जाएं। और इस पॉइंट पर एक जजमेंट बेसिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है आकांक्षा बनाम राजेश्वर। काफ़ी हेल्पफुल जो है जजमेंट है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ट्रांसफर पिटिशन जब अलाउ हो रही हो तो ये स्टैंड लें, अलाउ नहीं हो रही है तो स्टैंड फिर अपन अलग तरह से लेंगे। क्लियर है? तो हर पॉइंट पे अपने को आगे चलना है, बढ़ना है, बट सावधानी पूर्वक। एक एक एविडेंस को स्क्रूटनाइज कीजिए, उसके बाद पिटिशन को ड्राफ्ट कीजिए। और जब पिटिशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वही पैरामीटर है, आप लिखेंगे अपने बारे में जो मैंने आपको बताया, लड़की के बारे में, अडल्टर के बारे में, फिर जो एविडेंस की आपने स्क्रूटनी कराई है उसके बारे में, फिर उसके अलावा अदर इम्पैक्टफुल स्नैरियो क्या रहे कि आप जब बातचीत करने गए तो उन्होंने झगड़ा करा या जो इन लोगों ने एक्टिविटी करी है। इसके अलावा अगर ग्राउंड डेजर्शन का भी है, क्रूअल्टी का भी है, तो इसको लिखें। बट अमूमन अगर एडल्ट्री होगा तो वहाँ पर स्टैंड जो है क्रूअल्टी का होगा डिस्पाइट ऑफ डेजर्शन। क्लियर है? और क्रूअल्टी कैसे कैसे हुई उसको स्पेसिफिक कर दें, ताकि ऑन ईदर ग्राउंड वी में हैव अ डिवोर्स और ऑन बोथ ग्राउंड वी में हैव अ डिवोर्स, तो अपने को श्योरिटी वहाँ पर करते हुए चलनी है। तो ये मोटे मोटे बिंदु हैं, ध्यान में रख लो, ड्राफ्टिंग प्रॉपर कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। और एक बात ध्यान रखना कि डिवोर्स केसेस में 80% वर्क जो है वो एविडेंस का और ड्राफ्टिंग का। अगर ड्राफ्टिंग और एविडेंस प्रॉपर है तो वहाँ जीत की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। थोड़ा काम शांति का है, अच्छा कर लेंगे तो रिजल्ट भी अपने को अच्छे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो नो नीड टू वरी, जस्ट मेक आउट योर केस, प्लीड योर केस एंड डेफिनेटली विल विन। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।